सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। गरीब होना गुनाह है क्या? गरीब माँ बाप के पेट से पैदा होना गुनाह है क्या? मेहनत करके चाय बेच करके पेट भरना गुनाह है क्या? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री की, जिन्होंने अपना शुरुआती जीवन तो चाय बेचकर गुजारा, पर अपने कड़े परिश्रम और मेहनत के चलते आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और पूरी दुनिया में भारत को और ज़्यादा मजबूत बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ मैं। हाय गाइस, आई एम मयंक वदिया, वेलकम टू लाइफाई एजुकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वाडनगर गुजरात में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था दामोदर दास मोदी। इनके पिताजी वाडनगर रेलवे स्टेशन में एक चाय की दुकान चलाते थे और शुरुआती जीवन में मोदी जी भी इनका साथ देने के लिए चाय ट्रेनों में सप्लाई किया करते थे। आप इसी से हमारे डेमोक्रेसी की ताकत समझ सकते हैं कि लोगों ने एक चाय वाले इंसान को कैसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। दामोदर दास जी के 6 बच्चे थे, जिसमें मोदी जी तीसरे नंबर के थे। मोदी जी की माता का नाम हीराबेन है। मोदी जी की स्कूलिंग किसी हाईफाई स्कूल में नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। सुबह वो चाय बेचा करते थे और दोपहर के समय अपने स्कूल जाते थे। हालांकि मोदी जी बचपन में काफ़ी चंचल स्वभाव के थे, उन्हें स्विमिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिसके चलते एक बार उन्होंने मगरमच्छ के एक छोटे से बच्चे को उठाकर अपने स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने शैतानियां भी कितनी की हैं। मात्र 8 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसके बाद कुछ सालों तक ये बाल स्वयंसेवक संघ में भी रहे। पर प्रॉब्लम तब आना स्टार्ट हुई जब इनकी फैमिली इनको शादी के लिए प्रेशराइज करने लग गई। मोदी जी शादी नहीं करना चाहते थे, पर फैमिली के प्रेशर के चलते उन्होंने शादी करी। उस समय मोदी जी की एज मात्र 17 ईयर्स थी और मोदी जी की पत्नी का नाम है जसोदाबेन। उनकी उम्र शादी के समय मात्र 15 साल की थी। शादी के कुछ ही टाइम बाद मोदी जी घर छोड़कर चले जाते हैं और घर पर किसी को कुछ भी नहीं पता था कि मोदी जी गए तो गए कहाँ। मोदी जी भागकर हिमालय जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करते हैं और अलग अलग जगह का कल्चर सीखते हैं और फिर 2 साल बाद लौटकर अपने घर वापस आते हैं। मोदी जी का झुकाव अध्यात्म की तरफ काफ़ी था। उनकी माता जी को चिंता रहती थी कि मोदी जी कहीं सन्यासी ना बन जाए, क्योंकि मोदी जी का जीवन स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। फिर जब मोदी जी वापस आते अपने घर, फिर कुछ समय रुककर वह अहमदाबाद अपने अंकल के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके वो उनकी चाय बेचने में मदद करते हैं। उनके चाचा जी की भी चाय की दुकान थी, पर उनकी लाइफ में चेंज तब आता है जब वो एक साइकिल खरीद के साइकिल से चाय बेचने का डिसीजन लेते हैं। वो चाय बेचने के लिए साइकिल से आरएसएस के ऑफिस भी जाया करते थे, जिसके चलते उनकी वहाँ काफ़ी पहचान हो चुकी थी। तो आरएसएस ने मोदी जी को एक ऑफर किया कि आप पूरी तरीके से आरएसएस ज्वाइन कर लीजिए और एक कार्यसेवक बन जाइए। मोदी जी ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया और मोदी जी की पॉलिटिकल जर्नी तब से स्टार्ट होती है। आरएसएस ज्वाइन करने के बाद मोदी जी आरएसएस के कैंपेनर बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए दिल्ली से बीए की डिग्री भी हासिल करी और मोदी जी का नाम आरएसएस में तब ऊपर आया जब 1977 में इंदिरा गांधी जी ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो कवर किया है, ऊपर लिंक आपको मिल जाएगी, आप उससे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इमरजेंसी के टाइम हालात ये थे कि पूरे देश में जो भी इमरजेंसी का अपोज करता या इंदिरा गांधी का कोई अपोज करता तो उसको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता। बड़े बड़े दिग्गज नेता, जितना पूरा अपोजिशन पार्टी थी, सबको जेल में डाल दिया गया। पर उस बीच मोदी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। मोदी जी को एक अहम जिम्मेदारी मिली हुई थी कि अंडरग्राउंड रहते हुए इमरजेंसी के अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करना, और मोदी जी ने ये काम बहुत ही बाखूबी से किया। उन्होंने कभी सरदार का भेष अपनाया तो कभी किसी सन्यासी का, और जो भी इमरजेंसी के लिए उनके पास आया उनको उन्होंने सपोर्ट किया और पूरे देश में इमरजेंसी के अगेंस्ट और इंदिरा गांधी विरोधी पर्चे बंटवाए। उस समय गुजरात इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक गढ़ बन चुका था।
मतलब जिसे भी इमरजेंसी का अपोज करना होता वो गुजरात आ जाता। बाकी पूरे देश में कहीं भी इसका अपोज करने के लायक किसी को छोड़ा ही नहीं था, सीधे उठा के जेल में डाल देते थे। तो ये काम काफ़ी अच्छे से करने के बाद मोदी जी को आरएसएस इनाम भी देती है। इस इंसिडेंट के बाद से मोदी जी आरएसएस में धीरे धीरे ऊंचे पोस्ट पर जाते गए और उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि गुजरात के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सभी मोदी जी को अपना लीडर मानने लगे थे। उस समय गुजरात में दो बड़े लीडर थे बीजेपी के, केशव भाई पटेल और शंकर सिंह बघेल। ये दो बड़े नेता थे उस समय गुजरात में। स्टार्टिंग में ये लोग मोदी जी को काफ़ी हल्के में लेते थे, उन्हें ये लगता था ये बंदा तो हमारे लिए काम कर रहा है, अभी बच्चा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उनको अंडर एस्टिमेट करते गए। पर बीजेपी ने मोदी जी को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि इन दोनों नेताओं को वो बाहर से सपोर्ट करके और मजबूत बनाए। सन 1987 में जब बीजेपी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी के हाथ में आई, तब इन लोगों ने मोदी जी को गुजरात का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया। मतलब ये था कि अब गुजरात में जितनी भी रैलियां होती उन सबको ऑर्गेनाइज और मैनेज मोदी जी करवाते। जिसके बाद मोदी जी ने काफ़ी सारी रैलियां करवाई, पर मोदी जी की सबसे सक्सेसफुल रैली थी 1990 की राम रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक की थी। लगभग 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा थी, जो पूरी यात्रा मोदी जी ने मैनेज की थी। ये रथ यात्रा जिस जिस स्टेट से गुजरती वहाँ वहाँ सांप्रदायिक तनाव बढ़ते, पर गुजरात अकेला एक ऐसा राज्य था जहाँ पे कोई भी तनाव नहीं बढ़ा। तो इस यात्रा के बाद मोदी जी एल के आडवाणी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। देखते ही देखते 1998 में गुजरात इलेक्शन आ गए और मोदी जी की सही स्ट्रेटेजी के चलते गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतती है और उस समय मुख्यमंत्री बनाया जाता है केशव भाई पटेल को। पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, शेखर सिंह बघेल और केशव भाई दोनों दो बड़े नेता थे गुजरात के। तो जब केशव भाई पटेल को बनाया गया मुख्यमंत्री, तो शेखर सिंह ने विरोध चालू कर दिया। आलाकमान ने जैसे तैसे उन्हें समझाया, तो उन्होंने मानने के लिए अपनी 3 शर्तें रखी। उसमें से तीसरी शर्त ये थी कि मोदी जी को गुजरात से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि यदि मोदी जी गुजरात की राजनीति में रहते हैं तो वो उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन के उभरेंगे। बीजेपी आलाकमान ने उनकी बात मानते हुए मोदी जी को गुजरात से बाहर भेजा, लेकिन प्रमोशन करके। मोदी जी को दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और 4 राज्यों का प्रभार दे दिया गया। पर मोदी जी को ये सारे खेल की भनक लग चुकी थी, वे सब चीजें समझ रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पर वो उस समय परिस्थितियों को समझते हुए शांत रहे और 3 साल बाद 2001 में केशव भाई पटेल की हेल्थ खराब रहने लग गई और वो अपना कार्यभार संभालने में असफल रहे, जिसके चलते अब गुजरात के लिए एक नए चेहरे की जरूरत थी जो कि गुजरात का मुख्यमंत्री बन सके। और उस समय मोदी जी से बेटर दूसरा कोई ऑप्शन में नहीं था, तो मोदी जी को वापस गुजरात भेज के वहां का सीएम बना दिया गया। तो 2001 में मोदी जी गुजरात के सीएम बन जाते हैं और सीएम बनते ही 2002 के इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। पर उनके इस पीरियड में गोधरा कांड का सबसे बड़ा दाग लगा था। उस समय कुछ मुस्लिमों ने साबरमती ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगा दी थी, जिसमें जो पैसेंजर थे वो अयोध्या से लौटे हुए श्रद्धालु थे, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे छिड़ चुके थे। और उस समय मुख्यमंत्री थे मोदी जी, जिसके चलते लोगों का ब्लेम मोदी जी पर आया। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो कि एक गठबंधन वाली सरकार थी। तो अलग अलग पार्टीज के दबाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी मोदी जी से इस्तीफे की मांग करने वाले थे, पर इसके पहले ही मोदी जी ने पार्टी की मीटिंग में इस्तीफा सौंप दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, उनके समर्थकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लग गए, जिसको देखते ही सब समझ चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि मोदी जी से इस्तीफा लिया जाए। तो अरुण जेटली और प्रमोद महाजन आगे आकर उनको उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए कहे, जिसके बाद मोदी जी वापस से सीएम पद में बने रहे। और 2002 का जो इलेक्शन हुआ उसको भारी मतों से मोदी जी जीते और वापस से गुजरात के सीएम बने। इसके बाद से 2014 तक वो गुजरात के सीएम ही रहे हैं और गुजरात को और ज़्यादा डेवलप किया, जिसके चलते पूरे देश की नज़र में आ चुके थे और काफ़ी हाईलाइटेड चेहरा बन चुके थे बीजेपी के। इसी कारण से 2014 में मोदी लहर पूरे देश में चल पड़ी और देश ये चाहता था कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, जिसके चलते 2014 में पूर्ण बहुमत से मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई। और सरकार बनाने के बाद उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए। वो फैसले लेने से नहीं डरते, ये उनकी खासियत है। इस पीरियड में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान पे, बालाकोट स्ट्राइक की पाकिस्तान पे, जीएसटी लेके आए बाकी टैक्सेस को रिप्लेस करके, डीमोनेटाइजेशन किया। भले ही वो सफल नहीं रहा हो पूरे तरीके से, लेकिन किया, वो एक स्टेप थी और भारत की इमेज और ज़्यादा मजबूत करी पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद 2019 का इलेक्शन होता है और 2019 के इलेक्शन में मोदी जी और ज़्यादा बहुमत से जीतते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद उनके मैनिफेस्टो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनने सबसे पहले कवर किए। जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट ईयर 370 को हटा दिया, अयोध्या मामले को सॉल्व कर दिया जो कि 500 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, 3 तलाक हटा दिया, और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो उन्होंने सिर्फ अपने सरकार के 1 साल में इस साल किया है। कोरोना जैसी महामारी के चलते जब पूरा दुनिया परेशान है,
उस समय दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया, जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है, इसके बावजूद भी मृत्यु दर इतनी कम है भारत में। इतने वेल प्लान तरीके से इसको मैनेज किया गया है कि आपदा को अवसर में कैसे बदले, ये मोदी जी ने हमको बताया। देश को आत्मनिर्भर बनना सिखाया। आज देश आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में है और ये सब हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कारण। तो ये था वीडियो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।